नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कार्तिक मास में पैदा हुए लोगों की लाइफ में कष्ट बहुत ज़्यादा क्यों होते हैं और कार्तिक मास में ही उनको ज़्यादा कष्ट का सामना क्यों करना पड़ता है। कार्तिक मास जो कि 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक का समय होता है जो कार्तिक मास कहलाता है। और कार्तिक मास क्योंकि दिवाली का समय होता है और दिवाली का जो टाइम है वो कार्तिक मास कहा जाता है। कार्तिक मास में दिवाली आती है, तो दिवाली के समय में कुछ लोगों की लाइफ में कष्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। धन की हानि होती है या सेहत को लेकर समस्या होती है या ग्रह क्लेश होता है। तो इस विषय पे मैंने एक वीडियो बनाई थी और ये बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कार्तिक मास आने वाला है और कुछ ही दिनों में कार्तिक मास स्टार्ट हो जाएगा। और इस समय में लोगों को जो कष्ट होता है उस कष्ट से हम किस प्रकार बच सकते हैं, इस विषय में मैंने यह वीडियो बनानी ज़रूरी समझी। क्योंकि मेरे पास में कुछ ऐसे मेरे मित्र आए जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी और कार्तिक मास में अक्सर उनको कष्ट आता था। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं कार्तिक मास पे वीडियो बनाऊं और लोगों को समझा सकूं कि कार्तिक मास में ही उनको कष्ट क्यों आता है। तो कार्तिक मास में जो जन्मे लोग होते हैं उनकी कुंडली में सूर्य नीच होता है और कार्तिक मास में सूर्य पुनः नीच हो जाता है। तो इस वजह से उनको जो है कष्ट झेलना पड़ता है और कष्ट की संभावनाएं बढ़ती हैं कार्तिक मास में। तो ये वीडियो हमारी सीरीज से हटके थी, तो फिर से हम अपने लेख पर आ जाते हैं जिस पे हम चल रहे थे, जो हमारे सीरियल चल रहा था वैसे ही हम आगे वीडियो बनानी शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे खाना नंबर 5 के विषय में, क्योंकि इससे पहले हमने जो बात की थी खाना नंबर 4 के विषय में बताया था। खाना नंबर 4 को हम किस प्रकार देखते हैं। आज हम बात करेंगे कुंडली का खाना नंबर 5 हम किस प्रकार देखते हैं। खाना नंबर 4 के विषय में आप जान चुके हैं, अब खाना नंबर 5 के विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि खाना नंबर 5 से हम किन किन बातों को देखते हैं। तो खाना नंबर 5 से हम संतान सुख खाना नंबर 5 से देखते हैं, विद्या का सुख खाना नंबर 5 से देखते हैं, पेट की समस्या खाना नंबर 5 से देखते हैं, लॉटरी सट्टे से लाभ खाना नंबर 5 से देखते हैं, हमारी मंत्र शक्ति, हमारे इष्ट देवता कौन होंगे, इस विषय में भी खाना नंबर 5 से ही पता चलता है। लव अफेयर के बारे में भी खाना नंबर 5 से पता चलता है। हमारी बुद्धि के बारे में भी खाना नंबर 5 से पता चलता है। तो खाना नंबर 5 ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका पता खाना नंबर 5 से चलता है। एक बार फिर से समझ लें, खाना नंबर 5 हमारी विद्या का है, खाना नंबर 5 बुद्धि का है, खाना नंबर 5 लव अफेयर का भी है, खाना नंबर 5 संतान सुख का भी है, खाना नंबर 5 मंत्र शक्ति का भी है, हमारे मंत्रों की सिद्धि का भी है। खाना नंबर 5 से हमारे इष्ट देवता के बारे में पता चलता है, लॉटरी सट्टे से लाभ के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार खाना नंबर 5 हमारी सफलताओं को भी दर्शाता है। तो खाना नंबर 5 से इतनी सारी बातों का पता चलता है। अब खाना नंबर 5 को देखते किस प्रकार से हैं। खाना नंबर 5 के स्वामी बनते हैं सूर्य देव पंचम भाव में, क्योंकि सिंह राशि आती है। तो 5वां भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं और कारक ग्रह यहाँ के बृहस्पति हैं। पंचम भाव के कारक ग्रह बृहस्पति हैं और स्वामी सूर्य हैं। तो पंचम भाव के फल देखने के लिए हमें सूर्य और बृहस्पति की हालत को देखना बहुत ज़रूरी होगा। यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है या बृहस्पति की स्थिति खराब हो जाए तो पंचम भाव का फल निश्चित ही खराब ही होगा। यदि कुंडली में शुक्र और शनि की स्थिति खराब हो जाए तो भी पंचम भाव का फल खराब होगा, क्योंकि शुक्र संतान के कारक हैं और संतान के लिए हम पंचम भाव को देखते हैं। तो यदि शुक्र कुंडली में अशुभ हुआ तो पंचम भाव का फल भी खराब होगा और शनि भी अगर कुंडली में अशुभ हालत में हुए तो भी पंचम भाव का फल खराब होगा। लेकिन यदि कुंडली में चंद्रमा शुभ हालत में बैठे हुए हैं तो वो शीघ्र ही हालत को सुधारेंगे
और पंचम भाव से रिलेटेड जो भी शुभ फल हैं वो वापस से हमें मिलने लग जाएंगे। तो इस प्रकार हमें चंद्रमा की हालत को भी देखना बहुत ज़रूरी बनता है। पंचम भाव में चंद्रमा अगर सही हालत में है तो पंचम भाव के जो बुरे फलों से बचाएंगे। अब तीसरा भाव जो होता है कुंडली का, तीसरा भाव, चौथा भाव और नौवां भाव, ये भी देखना बहुत ज़रूरी बनता है। यदि कुंडली के तीसरा भाव, चौथा भाव और नौवां भाव, इन भावों में अशुभ ग्रह पड़े हुए हैं तो भी पंचम भाव का फल खराब होगा, क्योंकि पंचम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। और मान लिया जाए अगर नवम भाव खाली हो तो पंचम भाव सोया हुआ होगा, तो पंचम भाव के जो फल हैं वो भी सोए हुए होंगे। और अगर पंचम भाव में कोई अशुभ ग्रह पड़ा हुआ है तो पंचम भाव का सारा ही प्रभाव नवम भाव में चला जाएगा, और नवम भाव में जाने की वजह से, अशुभ ग्रह के साथ में मिलने की वजह से भी पंचम भाव का फल खराब होगा। एक चीज़ याद रखें कि यदि तीसरे भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव में पड़ने पर भी पंचम भाव का फल अशुभ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव में होने से संतान की हानि होगी। चतुर्थ भाव में भी अगर अशुभ ग्रह बैठ जाएं तो भी हानि होगी। मान ले चौथा भाव क्योंकि गर्भ का है, गर्भ भाव में यानी कोख का भाव जो है वो खाना नंबर 4 है। अब खाना नंबर 4 में यदि केतु बैठ जाएं तो वो चंद्र को भी खराब करेंगे और खाना नंबर 4 के फल को भी खराब करेंगे, यानी कोख की हानि करेंगे। तो भी संतान भाव के लिए कष्टकारी होगा, क्योंकि संतान भाव, क्योंकि पंचम भाव संतान भाव है और कोख का भाव जो खाना नंबर 4 है, तो खाना नंबर 4 में केतु होने से भी फल की हानि होगी पंचम भाव की। और पंचम भाव में यदि राहु आकर बैठ जाएं तो राहु को पंचम भाव में भूचाल की संज्ञा दी गई है, यानी ऐसा भूचाल जो गर्भ में संतान आने पर ही उस पर अपना असर डाल दे, बिजली डाल दे और गर्भ में ही संतान को खराब कर दे। तो पंचम भाव में राहु होने पर कई बार बहुत सारे गर्भपात होता हुआ भी देखा गया, संतान की हानि को होते हुए देखा गया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक उपाय बता दूं। सबसे पहले तो यदि शनि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और उनकी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव का फल खराब हो रहा है, तब आप कुत्तों को, 3 कुत्तों को बिस्किट अगर डालते हैं तो शनि का तीसरे भाव का फल जो है काफ़ी हद तक सुधर जाएगा, शनि के तीसरे भाव में होने पर। और पंचम भाव में यदि राहु बैठे हुए हैं तब आप एक चांदी का 60 ग्राम का नीची सूंड वाला, जिसकी सूंड नीचे की तरफ हो, ऐसा हाथी, शुद्ध चांदी का हाथी आप अपने घर में चांदी की कटोरी में गंगा जल में डुबाकर अगर रखते हैं तो पंचम भाव के राहु के फल से बच सकते हैं। इसके साथ साथ आपने अपनी दहलीज में चांदी की पदरी तार, यानी फ्लैट तार, पत्ती के टाइप की तार पूरे ही दहलीज में ज़मीन में डलवा देनी है, ऊपर से सीमेंट करवा देना है। इससे आपके काफ़ी अशुभ फल जो है खाना नंबर 5 में राहु के, वो दूर हो जाएंगे और संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लें, मैंने बोला था कि नवम भाव अगर दूषित हो तो भी संतान की हानि होती है, और शुक्र के खराब होने पर भी संतान की हानि होती है। तो यदि नवम भाव में शुक्र आ जाएं, 9वें भाव में अगर शुक्र आ जाएं तो मंगल बद हो जाया करता है। नवम भाव में शुक्र होने से मंगल बद हो जाता है, यानी पत्नी को मासिक धर्म की समस्या आ सकती है, मेंसेस की प्रॉब्लम रहेगी उनको। मंगल के बद होने पर भी संतान की हानि होती है। और मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी, हजारों कुंडलियाँ देखी हैं जिनके 9वें भाव में शुक्र था, उन लोगों को अभी तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बहुत सारे उपाय हमने कराए, फिर जाके उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ है। तो 9वें भाव में अगर शुक्र आ जाए तो भी संतान की हानि होती है। शुक्र के 9वें भाव में आने से मंगल बद हो जाता है, और मंगल बद होने से संतान की हानि होती है। तो 9वां भाव दूषित ना हो, चौथा भाव दूषित ना हो, तीसरा भाव दूषित ना हो, और पंचम भाव तो दूषित होना ही नहीं चाहिए। और पंचमेश यानी सूर्य भी दूषित ना हो,
और बृहस्पति की हालत को भी हमें ध्यान में रखना है कि पंचम भाव के कारक ग्रह बृहस्पति का भी फल कहीं पर खराब ना हो रहा हो। बृहस्पति छठे भाव में, सातवें भाव में, दसम भाव में नीच के ना बैठे हुए हों। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रख लें कि छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह और 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह, छठे भाव में और 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह जहरी हो जाता है पंचम भाव के लिए। यानी पंचम भाव से भी उनकी, छठे भाव में जो ग्रह बैठा हो, चाहे वो पंचम भाव का मित्र ही क्यों ना हो, वह भी पंचम भाव के फल में कमी करता है, यानी खराबी करता है, जहर डालता है पंचम भाव पे। और दसम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी पंचम भाव के फल को खराब करता है। तो इनके फलों से बचने के लिए, इनके खराब फलों से बचने के लिए, छठे भाव और 10वें भाव के ग्रहों के जहर से बचने के लिए आपको क्या उपाय करना है वो भी जान लें। यानी यदि आपकी कुंडली के छठे भाव में या दसम भाव में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तब आपको पंचम भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनके शत्रु ग्रह की चीज़ें पाताल में दफनानी होगी। यानी पाताल में, जमीन में गहरी दफनानी होगी पंचम भाव के, जो पंचम भाव में ग्रह बैठे हैं उनके शत्रु ग्रह की चीज़ें। और यदि छठे भाव में भी अशुभ ग्रह हों, दसम भाव में भी अशुभ ग्रह हों और अष्टम भाव भी दूषित हो रहा हो, तब आपने पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह के शत्रु ग्रह की चीज़ें अपने जद्दी घर में, यानी जो आपका पुश्तैनी घर है, बाप दादाओं का घर है, उस घर में आपने पंचम भाव के ग्रह के शत्रु ग्रह की चीज़ें कायम करनी होंगी। आप इसको एक उदाहरण से समझ लें। यदि मान के चलें छठे भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं और दसम भाव में भी अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, और पंचम भाव में कोई ग्रह, मान लें कि सूर्य बैठे हुए हैं, तो सूर्य के शत्रु ग्रह कौन हुए? राहु। तो राहु की कारक चीज़ अगर हम पाताल में दफना देते हैं तो पंचम भाव के शुभ फलों से हम, अशुभ फलों से हम बच सकते हैं। लेकिन अगर अष्टम भाव भी अगर यहाँ पे दूषित हो जाए, तब ये चीज़ें हमें अपने जद्दी घर में कायम करनी होगी। पंचम भाव के शत्रु ग्रह की चीज़ें हमें दसम भाव यानी पुश्तैनी घर में हमें कायम करनी होगी। अब यहाँ पे एक उदाहरण यहाँ पे बताया हुआ है, आपको उदाहरण भी मैं बता दूँ। जैसे इसमें बताया कि यदि पंचम भाव में राहु और शनि हो, पंचम भाव में राहु और शनि हो, एकादश भाव में शुक्र हो, अष्टम भाव में केतु हो जाएं और दसम भाव में गुरु हो, तो पहले जातक के जीवन साथी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यानी जीवन साथी को जुलाब की समस्या हो जाए या वैसे ही सेहत खराब हो जाए, ऐसा असर देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनि राहु पंचम भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव से एकादश भाव में जो शुक्र बैठे हों उस पर दृष्टि होने की वजह से शुक्र का फल यहाँ पे खराब हो गया। यानी पत्नी को बीमारी होगी, बाद में पुत्र भी रोग से पीड़ित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पंचम भाव में शनि राहु बैठे हुए हैं, तो पंचम भाव के क्योंकि पुत्र संतान का कारक भाव है पंचम भाव, और केतु भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो केतु के अष्टम भाव में होने से और पंचम भाव में शनि राहु के होने की वजह से पुत्र भी यहाँ पे पीड़ित हो जाएगा। और इस अनिष्ट की शांति के लिए आपने क्या करना है, 48 दिन यानी केतु के 48 दिन तक आपने लड़का, जो भी आपके पुत्र संतान है, उसके वजन के बराबर आटा लेकर उसकी रोटी बनाकर आपने कुत्तों को अगर खिलाते हैं आप 48 दिन तक, तो आप इनके अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। तो आप एक बार फिर से समझ लें, यदि आपकी कुंडली में तृतीय भाव में शनि पड़े हुए हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे आएगी, तो पंचम भाव अशुभ होगा, और पंचम भाव का जब फल अशुभ होगा तो संतान की हानि होगी। तो तीसरे भाव के शनि से बचने के लिए हम 3 कुत्तों की अगर सेवा करते हैं तो शनि के अशुभ फलों से बच सकते हैं। लेकिन यदि दसम भाव में केतु पड़े हुए हैं और तीसरे भाव में शनि पड़े हुए हैं, तब हमें किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी और पंचम भाव का फल भी खराब नहीं होगा। उसके बाद यदि चतुर्थ भाव में केतु पड़े हुए हों, तो केतु के चौथे भाव में होने से 34 साल की आयु तक संतान का योग नहीं बनता है, और चौथा भाव क्योंकि गर्भावस्था का है,
तो गर्भावस्था यानी गर्भ के घर में अगर केतु बैठ जाए, चंद्र के घर में केतु बैठ जाए तो चंद्र को ग्रहण का काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे केतु के फल को ठीक करने के लिए 4 नींबू जल प्रवाह करना अच्छा रहेगा। और घर के जितने भी सदस्य हैं सभी 1-1 ग्राम चांदी लेकर अगर सोमवार के दिन जल प्रवाह करते हैं तो भी चौथे भाव के चंद्र को बल मिलेगा और केतु के अशुभ फल में काफ़ी कमी महसूस होगी। केतु के चौथे भाव में होने से भी पंचम भाव, क्योंकि गर्भावस्था का भाव चौथा खाना है और 5वां खाना संतान का है, तो 5वें खाने की यहाँ पे हानि होगी चौथे भाव में केतु के बैठने से। पंचम भाव में यदि राहु आकर बैठ जाएं तो पंचम भाव, क्योंकि संतान भाव है, तो संतान भाव के लिए यहाँ पे लाल किताब में एक वर्ड यूज किया है उन्होंने कि पंचम भाव में राहु उस मदमस्त हाथी की तरह होता है जो पंचम भाव के फल को खराब करता है, या उस भूचाल की तरह होता है, उस कड़कती बिजली की तरह होता है जो गर्भ में ही संतान को ख़त्म कर दे। तो पंचम भाव के में राहु के बुरे फल से बचने के लिए हम क्या करेंगे, चांदी का 60 ग्राम का हाथी, शुद्ध हाथी गंगा जल में डुबाकर उस घर में रखवाएंगे जिस घर में वो लोग रहते हैं जिनकी कुंडली में राहु पंचम भाव में है। यानी जातक के घर में शुद्ध चांदी का हाथी गंगा जल में डुबाकर हमें रखना होगा। साथ ही साथ दहलीज में चांदी की पत्थर के टाइप की तार डालनी होगी जिससे राहु के बुरे फलों से बचा जा सकता है। 9वें भाव में अगर शुक्र आ जाएं, 9वें भाव में शुक्र होने से मंगलबद्ध हो जाएंगे और मंगलबद्ध होने से भी पुत्र संतान या संतान प्राप्ति में बहुत मुश्किल आती है। हजारों कुंडलियों में मैं देख चुका हूँ। तो यहाँ पे इसके शुक्र के 9वें भाव के फल को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, 9 चांदी के चौरस पीस, छोटे छोटे 9 चांदी के चौरस पीस लेने हैं और किसी नीम में गाड़ने हैं। तो नीम में गड़वाएं एक तो पत्नी के हाथों से शुक्रवार को। साथ ही साथ आपने क्या करना है, एक चांदी की डब्बी में शहद भर के अपने घर की नींव में दफनाएं या घर में ही शहद रखें और पत्नी के हाथों में चांदी की एक ऐसी चूड़ी पहनाएं जिसके चारों तरफ लाल मीना लगा हुआ हो, और अगर मीना ना लगा सकते हो तो चांदी की चूड़ी लेकर उसमें लाल नेल पेंट बाहर की तरफ पूरी तरह से लाल नेल पेंट लगा दें और बाएं हाथ में पत्नी के पहना दें। इससे भी काफ़ी हद तक मंगल बद का जो बुरा फल है वो ख़त्म हो जाएगा और शुक्र 9 का जो है 9 गुना शुभ फल हमें प्राप्त होगा और संतान का सुख भी हमें प्राप्त होगा। खाना नंबर 9 के शुक्र से बचने के लिए भी मैंने आपको उपाय बता दिया है। तो इस प्रकार आप खाना नंबर 5 के फल को देखते हैं। फिर से यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, लाल किताब में कहा है 6ठे 10वें चाहे दोस्त तो उसका जहरी शत्रु जहरी हो जाता है। 6ठे भाव में और 10वें भाव में जो ग्रह बैठा है वो भले चाहे पंचम भाव का कितना ही बड़ा मित्र क्यों ना हो, तो शत्रु जहरी हो जाता है। और इसके बुरे फल से बचने के लिए फिर एक बार समझ लें कि 10वें भाव और 6ठे भाव के जो ग्रह हैं उनके बुरे फल से बचने के लिए पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह की, शत्रु ग्रह की चीज़ें पाताल में दफनानी होंगी तब जब अष्टम भाव ठीक हो। अगर अष्टम भाव भी यहाँ पे ख़राब हो जाए तो पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह के शत्रु ग्रह की चीज़ें 10वें भाव यानी जद्दी घर में कायम करनी होंगी। इससे हम शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं पंचम भाव का। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। आगे की वीडियो में मैं कुछ कुंडलियां लेकर उनकी प्रेडिक्शन आपके सामने करने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कुंडलियों के जरिए। और अभी बहुत कुछ बाकी है। ग्रहों का एक एक खाने में फल क्या रहेगा, राहु का 12 भाव में फल मैं बता चुका हूँ। उसके बाद शनि का 12 भाव में क्या फल होगा, बृहस्पति का 12 भाव में फल क्या होगा, सूर्य का फल क्या होगा, चंद्र का क्या फल होगा, शुक्र का। इस प्रकार सभी 9 के 9 ग्रहों का 12 ही भाव में क्या फल हो सकता है, इस पर भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ। आने वाली वीडियो
आपको डे बाय डे मिलती रहेगी। आप उससे काफ़ी ज्ञान आप लाल किताब का प्राप्त कर सकते हैं। और लाल किताब ज्योतिष सीखने के लिए इधर उधर मारे मारे ना घूमें, पैसा अपना ख़राब ना करें। थोड़ी लेट हो जाती है वीडियो, बहुत सारे ऐसे कारण बन जाते हैं जिसमें वीडियो लेट हो जाती है मेरी, क्योंकि दिन भर कुंडलियाँ बहुत सारी होती हैं, वो कुंडलियाँ देखनी होती हैं। रात को काफ़ी लेट हो जाता हूँ, रात में भी बाहर से फ़ोन आ रहे होते हैं, तो वीडियो बनाने के लिए समय कम मिल पाता है। बहुत सारी कुंडलियाँ देखनी होती हैं, तो इस वजह से समस्या थोड़ी सी वीडियो डालने में मुझे हो रही है। धीरे धीरे ये चीज़ ठीक हो जाएगी और हर रोज़ मैं एक वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा, कोशिश मेरी यही रहेगी। तो आप ज़्यादा परेशान ना हों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और आपको ज्ञान प्रदान करता रहूं और अपना भी ज्ञान बढ़ाता रहूं। आपके कमेंट मुझे जब मिलते हैं तो मुझे उससे भी ज्ञान प्राप्त होता है। और मुझसे अगर कोई गलती हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपनी गलतियों को दूर कर सकूं। तो दोस्तों, आपने वीडियो को मेरी पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं अपनी जन्म पत्री के बारे में, तो आप कुंडली का जो शुल्क है, थोड़ा सा एक शुल्क हम ज़रूर लेते हैं कुंडली देखने का, वो शुल्क आप पे करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। और एक कुंडली को ऐसा नहीं है कि आपने कुंडली दी और हम आपको उसी समय कुंडली देखकर बताना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। कुंडली को स्टडी किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है कुंडली का। लगभग 2 घंटे एक कुंडली के पीछे लग जाते हैं। कुंडली को देखना होता है, अच्छे से समझना होता है। वैदिक ढंग से भी कुंडली को देखते हैं, लाल किताब के ढंग से भी कुंडली को देखते हैं। उसके नवांश कुंडली भी देखी जाती है, डिविजनल चार्ट भी देखे जाते हैं, चलित कुंडली भी देखी जाती है। उसके बाद हम फल निर्णय करते हैं और जो उसके उपाय जन्म पत्री के जो बनते हैं हम बताते हैं। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आपने अगर अपनी जन्म पत्री दिखानी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह सेंड करके आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर लें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।